जो आपने वर्ड यूज करा जेनेरिक ना, दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट। क्योंकि जेनेरिक में क्या होता है कि एक वेग सा टॉपिक है, जैसे मैंने जो ऐसे लिखा था वो था नॉट ऑल दोज हु वॉन्डर आर लॉस्ट। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि यू हैव एन ओशन टू थिंक, मतलब आप उसको पर्सनल लाइफ से रिलेट कर दीजिए, या आप हिस्टोरिकल कोई स्टोरी उसमें लगाइए, या कोई पॉलिटिकल या जुडिशियल, कुछ भी आप उसमें एक मतलब यू हैव मल्टीपल एस्पेक्ट्स टू राइट योर आंसर। तो उससे आपका पूरा एक आंसर जो होगा ना, वो एग्जामिनर को लगेगा कि ये जो बच्चा है ये इतने डायमेंशंस पे सोच सकता है। तो द मोर द नंबर ऑफ डायमेंशंस द बेटर स्कोर यू विल गेट। जैसे नॉट ऑल दोज हु वॉन्डर आर लॉस्ट पे मैंने शुरू किया था लॉर्ड बुद्धा की स्टोरी से, कि वो निकल गए और उन्होंने हाँ उन्होंने मतलब एनलाइटनमेंट और सब पूरा उनकी जर्नी, कि ही स्टेप्ड आउट एंड ही वाज वॉन्डरिंग, ही फाउंड हिमसेल्फ, ही डिड गुड फॉर द वर्ल्ड, और पूरा आपने उनकी स्टोरी। फिर मैं उसको धीरे धीरे करके मैंने जुडिशियल, एनवायरनमेंट और सबसे रिलेट किया मैंने, और लास्ट मैंने एंडिंग किया था कोलंबस पे, कि ही वॉन्डर्ड एंड ही फाउंड अमेरिका। तो इस तरह से आपको फर्स्ट और लास्ट कनेक्ट करना है और बीच में आपको स्टोरी डालनी है, लेकिन वो स्टोरी वेग नहीं होनी चाहिए, वो स्टोरी में डिमेंशंस शाइन करने चाहिए। और अगर आप इतना यूपीएससी का ऐसे देखेंगे तो उसमें एटलीस्ट 10 to 15 डायमेंशंस आपको देने हैं। ऐसा नहीं कि 2-3 डायमेंशंस में हमने बड़े बड़े पैराग्राफ लिख के उसको कंप्लीट कर दिया। एटलीस्ट 10 डायमेंशंस 360 डिग्री सोचना है आपको, और लास्ट और फर्स्ट और लास्ट पॉइंट को कनेक्ट कर देना है। ऐसा नहीं कि यहाँ से स्टार्ट हुआ और फिर वो वेग हो गया। यू हैव टू टेक इट टू एन एंड। तो इस तरह से एक होलसम होना चाहिए ये चीज़। एंड रेफर टू टॉपर आंसर कॉपी ऑफ एसेज, दे विल गिव यू दैट फ्लो विच यू नीड। क्योंकि आपको कैसे मूव फॉरवर्ड करना है, देखो कई बार होता है स्टार्टिंग करना ईजी होता है, एज राइटली मेंशन बाय रीबा, कि आप बीच में लॉस्ट हो जाएंगे, अब क्या नया, राइट। तो वो एक फ्लो पढ़ने के लिए प्लीज रिफर टू द टॉपर्स कॉपीज एज वेल। और ऐसे लिखने से पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग ज़रूर करें, ये नहीं कि पेन उठाया और लिखने लगे। ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे मुझे अपने उसको डिवाइड करना है, ये पॉलिटिकल है, ये सोशल है, ये एनवायरमेंटल है, इसमें ये मुझे ऐसे ऐसे करके लिख लिए टॉपिक्स। उसके बाद उसको प्रायोरिटाइज करिए कि इसको मुझे इसके बाद लिखना है, इसको मुझे इसके बाद लिखना है। अब नंबरिंग हो गई, नाउ स्टार्ट राइटिंग। एग्ज़ाम में भी जो रफ पेज आता है उसमें आपको ये करना है, लाइक यू हैव टू मेक दैट माइंड मैप, गिव एटलीस्ट 10 to 15 minutes टू दिस एक्सरसाइज। आप माइंड मैप बनाइए, डायनामिक्स उसमें ऐड करिए, फ्लो चार्ट के फॉर्म में जैसे भी छोटा सा आप कर बना दो, फिर उसके बाद इट विल गिव यू अ डायरेक्शन, यू विल नॉट बी लॉस्ट। और ये अप्रोच भी एक होता है कि ऐसे में कभी इशू रहता है कि लेंथ कितनी लंबी करें, कैसे करें इसको। तो उसके लिए आप क्वेश्चंस बनाइए। कोई भी आप एक स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं तो व्हाट, उससे आपको क्या समझ आया, व्हाट, व्हाई, हाउ, जितने भी क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं ना, सब क्वेश्चंस बना लीजिए। फिर आप ऐसे ऐसे करके उनको आंसर्स उसके उसमें ऐसे में लिखिएगा, तो वो फ्लो भी मेंटेन रहेगा और लेंथ भी लंबी हो जाती है। तो मैंने तो यही सोच किया था कि फर्स्ट में मैं थोड़ा एनेक्डोट लिखती थी, सेकंड में मैं थोड़ा एग्जामिनर को ये दिखाती थी कि मैं क्या लिखने वाली हूँ ऐसे में। तो उसमें सारे क्वेश्चंस पुटअप होते थे मेरे कि ये हो सकता है, ये हो सकता है। फिर उसके बाद मैं उसी क्वेश्चंस को ही आंसर करते करते ऐसे लिखती थी। जब आप लोग मैम यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे तो उस वक्त आपका ड्रीम मतलब रहा होगा कि हाँ यूपीएससी करने के बाद में मैं ये करूँगी वो करूँगी, मतलब लाइक होता है ना हर किसी का कि ऐसी लग्जरी लाइफ मिलेगी मुझे। तो अभी आप मतलब उसको कैसे देख रहे हो, मतलब आप वो लाइफ इन्जॉय कर लाइफ जो इन्जॉय कर रहे हो, मतलब लग्जरीनेस है कुछ उसमें? या फिर बहुत से लोग लाइक जानना चाहते हैं कि यूपीएससी के जो टॉपर्स होते हैं मतलब उनकी लाइफ कैसी रहती है जब वो क्लियर कर जाते हैं। तो जब एस्पिरेंट होते हैं तो हमें ये लग्जरी दिखता है, सच पे दिखता है, थोड़ा लगता है कि लाइफ सेट हो जाएगी, बहुत मौज मस्ती होगी। लेकिन आफ्टर सिलेक्शन आपके ऊपर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है। अब ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी जो मन में आ रहा है कर पा रहे हैं, थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट जस्ट हाउ यू आर बिहेविंग, इन व्हाट यू आर टॉकिंग, इन हाउ यू आर टॉकिंग, व्हाट ओपिनियंस यू आर कैरिंग, हर चीज़ में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है। अकाउंटेबिलिटी बहुत है, यू नो दिस जॉब इज़ वेरी चैलेंजिंग, राइट, क्योंकि सबकी नज़र आप पर होती है ना, they look up to you, they look up to you as an inspiration, and at the end you will be part of the system, right? You have to continuously improve them, bring changes. So it is not about, as you said, luxury या जो भी, ठीक है, हाँ, going in before the service, yes, right, you enjoy, you're free from mind, right, you meet people, but as soon as you are in the job,
आई थिंक अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है. और देन यू दूसरी चीज़ मैं ऐड करूँगी, श्रुति जो कह रही है कि ये जो प्रिपरेशन है जब आप स्टार्ट करते हैं और आपका फाइनली रिजल्ट में नाम आ जाता है, तो यू थिंक योर जर्नी इज़ ओवर, बट आई पर्सनली टेक दैट जब आपका रिजल्ट में नाम आता है, नाउ योर जर्नी एक्चुअली बिगिन्स. Now the dream of having that kind of platform and working at the grassroots at a massive scale, now that dream has actually actualized, it has materialized. Now this is the first step towards a whole new beginning, a whole new chapter. So this is the beginning. Result को end नहीं समझना चाहिए कि अब हमारी जर्नी खत्म हो गई. फिर वो सपना आप It is खुली the आंखों से end. देखोगे. It is the you know? starting. It is the starting point. तो मैम जैसे आप बता रहे हो अभी ये एक स्टार्टिंग है, तो होता है ना कि एक लाइफ में जितना भी मिल जाए वो कभी कम नहीं होता और चाह रहती है. तो अभी भी आपका इसके बाद भी कोई और ड्रीम है आगे कुछ करने का, लाइक लाइफ में और कुछ बड़ा करना हो, इससे भी और बड़ा? मेरा इससे थोड़ा सा अलग हटके है क्योंकि मतलब ये तो चली गई, लेकिन इसके साथ मेरा एआई में बहुत इंटरेस्ट है. मैंने अपना इंटरव्यू में हॉबी भी लिखा था, रीडिंग अबाउट एआई, रोबोटिक्स, और इसमें मैं बहुत रहती हूँ, प्रोग्रामिंग. तो मैंने रिज़ल्ट के बाद अभी एक न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी सीखी, पाइथन. तो वो मेरा एक अलग से एक हॉबी है, वो चलती रहती है, पैशन है वो. तो अभी मैं करेंटली एक एआई मॉडल भी बना रही हूँ. तो वो चीज़ है, वो एक साइमल्टेनियस सपना है जो चलता रहता है. एज शी सेड कि जैसे हॉबी, तो मैंने ट्राइबल डेवलपमेंट के बारे में लिखा था. एंड बीइंग एन एंथ्रोपोलॉजी स्टूडेंट, हमने अपने एमए में प्रोजेक्ट्स भी करे हैं विद रिस्पेक्ट टू ट्राइबल डेवलपमेंट एंड एवरीथिंग. आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन देयर लाइफ, क्योंकि वो बहुत डिफरेंट, वेरी ग्राउंडेड, एंड दे नो हाउ टू सर्व द मदर अर्थ, राइट? सो इट इज़ माई ड्रीम टू वर्क विद देम, you know, with the service or after the service. I think I am up for their upliftment. Education, वो social जो boundaries हैं, I would like to, you know, shorten them. Mainstream का part वो बने ना बने, that is their personal choice, right? It is their culture they have to preserve. Okay, so I am working on this thing कि उनका education को, उनकी women empowerment को, उनके culture में रहते हुए कैसे preserve करना है, but फिर भी उनको एक edge देना है in this life. This is my dream. मेरा एम तो ये है कि जो वुमेन से रिलेटेड जो स्टीरियोटाइप्स है उनको थोड़ा सा जितना ब्रेक मैं कर सकती हूँ अब सिलेक्शन के बाद तो वही करूँगी. और स्किल डेवलपमेंट मैं करना चाहूँगी कि जितना मैं कर सकूँ ताकि मैं जो भी अपना सर्विस में वर्क करूँ तो उसको अच्छे से एक्सेल कर सकूँ और इम्पैक्ट ज़्यादा रहे सोसाइटी पे. तो स्किल डेवलपमेंट मेरा रहा है, अभी भी मैं कर रही हूँ कि कुछ कंप्यूटर का सीख लिया है बेसिक्स, तो यही काम मेरा चल रहा है अभी.